स्वागत है दोस्तों आप सबका ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो आज का वीडियो जो है होने वाला है वो है मेजर पेपर 18 रांची यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 18 सेमेस्टर 7। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि पहले सिलेबस क्या होगा, ये है वीडियो का पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आने वाले हैं। आप MJ 16-17 का भी तैयारी कर चुके होंगे, या फिर अगर आप नहीं किए हैं, एग्ज़ाम नहीं है, अभी शुरू नहीं हुआ है, तो आप जाके 16-17 का भी प्लेलिस्ट में तैयारी करेंगे। कहाँ प्लेलिस्ट देखेंगे आप मेरे चैनल में जा करके, तो वहाँ पर मैं सारा अरेंज किया हुआ है, 4 वीडियो और पूरा टॉपिक ख़त्म। उसी तरह से MJ 19 का भी बनना है। सबसे पहले तो देख लेते हैं सिलेबस क्या है। MJ 18 में आपको पढ़ना है चुनाव और राजनीतिक दल के बारे में, जिसमें चुनाव का परिचय और राजनीतिक दलों की बदलती प्रकृति को जानेंगे। फिर पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता की राजनीति। 1980 के बाद जो धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक राजनीति से संबंधित भारतीय राजनीतियाँ हैं। फिर पढ़ेंगे क्षेत्रवाद और संघीय व्यवस्था को जानेंगे। फिर जानेंगे स्वायत्तता, जातीयता और भाषा से संबंधित मुद्दों को। चौथा है आपका अगला यूनिट, मतदान व्यवहार का अध्ययन, मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक। ये 4 यूनिट पढ़ेंगे। 4 यूनिट से लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चंस बन रहे हैं। इन 10 क्वेश्चंस को मैं बारी बारी से आपको कराने वाला हूँ, जिसके बाद आपका सारा टेंशन खत्म। इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं तो सारा क्वेश्चन का आंसर दे पाइएगा। तो सबसे पहले चुनाव का परिचय देखते हैं। चुनाव का परिचय में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले भूमिका। ठीक, वेट क्वेश्चन क्या होगा, तो वेट, हाँ, पहला क्वेश्चन अगर चुनाव से संबंधित आता है कि चुनाव का परिचय दीजिए या इसका महत्व बताइए, अवधारणा बताइए। तो चुनाव से संबंधित, उसके डिटेल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या लिखना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप लिखेंगे भूमिका। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में जनता ही शासन का वास्तविक शक्ति होती है, मतलब जनता के थ्रू ही शासन चलता है, और चुनाव इस शक्ति को प्रयोग करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। चुनाव के द्वारा नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं और शासन की दिशा निर्धारित करते हैं। भारतीय संविधान प्रत्येक वयस्क नागरिक, ठीक है, मतलब जो 18+ है, उसको मतदान का अधिकार देता है। इसलिए चुनाव को लोकतंत्र की आधारशिला माना जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, जो चुनाव है वो क्या है, लोकतंत्र का आधारशिला है, मतलब बेस है। चुनाव की अवधारणा समझिए। चुनाव एक ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। यह प्रक्रिया नागरिकों को शासन में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। केवल चुनाव सरकार बनाने का साधन नहीं होता है, बल्कि यह जनता की इच्छाओं और अपेक्षाओं को व्यक्त करने का माध्यम भी है। मैं ज़्यादा आपको समझा नहीं रहा हूँ अलग से, क्योंकि आप, मुझे पता है आप किस तरह से हड़बड़ी में देख रहे हैं वीडियो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या है कि मैंने बहुत ईजी वर्ड्स का यूज़ किया, जिससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव के बिना जनता की भागीदारी संभव नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं भारतीय चुनाव प्रणाली कैसा है। भारत में चुनाव प्रणाली जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक मतदान कर सकता है। भारत में लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगर निकायों चुनाव आयोजित किए जाते हैं। चुनावों का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। चुनाव की प्रक्रिया समझते हैं। भारतीय चुनाव प्रक्रिया कई चरण में पूरी होती है। सबसे पहले मतदाता सूची तैयार की जाती है। इसके बाद उम्मीदवारों का नामांकन तैयार किया जाता है। फिर नामांकन के बाद चुनाव प्रचार का चरण शुरू होता है। इसमें राजनीतिक दल और उम्मीदवार जनता के सामने अपनी नीतियां प्रस्तुत करते हैं, मतलब अपना एडवर्टीजमेंट करता है कि हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे। इसके बाद इसके बाद मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तथा विजेता उम्मीदवार की घोषणा होती है। चुनाव की प्रक्रिया समझिए। सबसे पहले क्या, मतदाता सूची तैयार होता है, ठीक है। इसके बाद उम्मीदवार का नामांकन किया जाता है। उसके बाद चुनाव का प्रचार होता है। फिर राजनीतिक दल और उम्मीदवार जनता के सामने अपनी नीति प्रस्तुत करते हैं। फिर मतदान होगा, फिर मतगणना होगा, और इसके बाद जो विजेता होगा उसका घोषणा हो जाएगा।
चुनाव का महत्व क्या है भाई? तो लोकतंत्र में चुनाव का विशेष महत्व है। चुनाव सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है। इसके माध्यम से नागरिक अपनी पसंद की सरकार चुनते हैं और सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। चुनावी राजनीतिक जागरूकता जो है उसको बढ़ावा देते हैं तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाता है। इसके अतिरिक्त चुनाव सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण को भी सुनिश्चित करता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी जो ये पार्ट 1, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 आपको ऑटोमेटिक दिखाई देगा। और भी मैं क्वेश्चंस एग्जाम से पहले क्या बोलूँ, एक तरह से शॉर्ट में डालूंगा, ताकि आप लोगों को क्या हो कि आप जैसे ही वीडियो ओपन करेंगे आप जल्दी जल्दी छोटा छोटा पॉइंट्स में आप याद कर सके। तो वीडियो बैक टू बैक आएगा। अगर आप सब्सक्राइब किए नहीं रहेंगे तो आपके चैनल के पेज पे दिखाई नहीं देगा। आप नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ब्लैक कलर का, उसको टच कर दीजिए। उससे क्या होगा, वीडियो ऑटोमेटिक आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, या फिर यूट्यूब जैसा ही खोलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं डालूंगा आपके पेज पे दिखाई देगा फ्रंट में, वरना बाद में खोजना पड़ेगा। अतः कहा जा सकता है, सब्सक्राइब कीजिए। अतः कहा जा सकता है कि चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। यह नागरिकों को शासन में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में चुनाव राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि राजनीतिक दलों की बदलती प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले भूमिका देखेंगे। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल जो है जनता और सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनीतिक दलों की संरचना, विचारधारा और कार्यप्रणाली में अनेक परिवर्तन हुए। ये अगला प्रश्न क्या है, राजनीतिक दलों की बदलती प्रकृति के बारे में। तो भूमिका क्या बता रहे हैं कि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ये तो सबको पता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल का जनता और सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनीतिक दलों की संरचना, विचारधारा और कार्यप्रणाली में अनेक परिवर्तन हुए हैं। बदलती सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण राजनीतिक दलों की प्रकृति भी बदलती रही है। राजनीतिक दलों की अवधारणा देखें तो राजनीतिक दल ऐसे संगठित समूह होते हैं जो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने और जनता के हित का प्रतिनिधित्व करने का कार्य करते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी विचारधारा, नीतियां और कार्यक्रम होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ने का कार्य करते हैं। बहुदलीय व्यवस्था का विकास देखें। स्वतंत्रता के बाद भारत में लंबे समय तक एक दलीय प्रभुत्व बना रहा, लेकिन समय के साथ साथ बहुत सारे राजनीतिक दल का उदय होता है। इससे बहुदलीय व्यवस्था का विकास हुआ और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अलग अलग विचारधाराओं और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया। क्षेत्रीय दलों का उदय समझिए। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दल का जो उदय था उसने राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया। कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों को अपनी मजबूत पहचान स्थापित की है। इन दलों ने स्थानीय समस्याओं और क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया है। इसके परिणाम स्वरूप गठबंधन की राजनीति को भी बढ़ावा मिला है। आधुनिक राजनीति और राजनीतिक दल देखते हैं। आधुनिक समय में राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आज चुनावी रणनीतियों, मीडिया और सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ गया है। राजनीतिक दल विकास, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे मुद्दों को अधिक महत्व देने लगे हैं। इसके साथ जाति, धर्म और क्षेत्रीय पहचान भी राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करती है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीतिक दलों की प्रकृति समय के आधार पर बदलती रही है। ठीक है, लगातार बदल रही है। सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति ने राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को प्रभावित किया है। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए राजनीतिक दलों का उत्तरदायी और लोकतांत्रिक होना आवश्यक है। आगे देखें, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता की राजनीति की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न क्या है कि धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता की राजनीति की व्याख्या करना है। तो पहले लिखेंगे भूमिका कि भारत एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। धर्मनिरपेक्षता भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जबकि सांप्रदायिकता समाज में विभाजन और संघर्ष को बढ़ावा देती है। भारतीय राजनीति में इन दोनों अवधारणाओं का विशेष महत्व है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ
धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देता, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का आधार सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान की भावना है। सांप्रदायिकता की अवधारणा देखें तो सांप्रदायिकता एक विचारधारा है जिसमें किसी विशेष धार्मिक समुदाय के हितों को अन्य समुदायों के हितों से अधिक महत्व दिया जाता है। सांप्रदायिक राजनीति समाज को धार्मिक आधार पर विभाजित करने का प्रयास करती है। इसके कारण विभिन्न समुदायों के बीच तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भारतीय राजनीति में धर्म और राजनीति का संबंध। भारतीय राजनीति में कई बार धर्म का उपयोग राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया है। चुनावों के दौरान धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है और राष्ट्रीय एकता प्रभावित हो सकती है। इसलिए धर्म और राजनीति के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता देखते हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में धर्मनिरपेक्षता सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करती है और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाती है। धर्मनिरपेक्षता के बिना सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना संभव नहीं है। निष्कर्ष देखें तो यह कहा जा सकता है कि ये जो धर्मनिरपेक्षता भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है, जबकि सांप्रदायिकता सामाजिक एकता के लिए एक गंभीर चुनौती। धर्मनिरपेक्षता मतलब क्या हो गया? कोई धर्म को क्या बोले, एक तरह से आघात मतलब क्या बोले, ठेस ना पहुंचाना। ठीक है, किसी भी धर्म का सपोर्ट ना करके सभी धर्मों के लिए एक तरह से बराबर व्यवहार रखना, ये क्या है? धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है, उसके बाद क्या सांप्रदायिकता क्या है? तो सांप्रदायिकता मतलब धार्मिक जो होता है कट्टरता, उसको सांप्रदायिकता एक तरह से कह सकते हैं। जैसे भारत देश में लोकतांत्रिक मूल्य और राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करना आवश्यक हो जाता है। अगला और इस पार्ट का अंतिम प्रश्न, इसके बाद पार्ट 2 में इसके आगे का आपको प्रश्न मिलेगा। आप जाके सब्सक्राइब करके रख लीजिए, पार्ट 2 आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ MJ18 के नाम से आपको मिल जाएगा। 1980 के बाद, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता राजनीति के संबंधित भारतीय राज्य की नीतियों का वर्णन करें। ये धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक से संबंधित क्या क्या नीति बनता है 1980 के बाद, समझते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ कोई मतलब किसी भी धर्म को अधिकार प्राप्त नहीं है कि वही मुख्य धर्म, ऐसा कुछ। हाँ, जहाँ सभी धर्मों का समान अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। 1980 के बाद भारतीय राजनीति में कई ऐसे परिवर्तन हुए जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक राजनीति को प्रभावित किया। इस अवधि में भारतीय राज्य ने सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अनेक नीतियां अपनाई। धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को मजबूत करने की नीति। 1980 के बाद भारतीय राज्य ने संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को मजबूत करने का प्रयास किया। सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। इस दिशा में अनेक संवैधानिक और प्रशासनिक उपाय किए गए। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा पहला टॉपिक है। इस अवधि में अल्पसंख्यक जो कम है, जिनकी जनसंख्या कम है, जिन धर्म के या जाति के, उनकी अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया कि उन पे कोई दबाव ना हो, उनके साथ कोई हिंसा ना हो, उनका अधिकारों का हनन ना हो। सरकार ने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया। इसके लिए अनेक संस्थाओं और आयोगों की स्थापना की गई। सांप्रदायिक हिंसा को नियंत्रित करने के प्रयास। सांप्रदायिक तनाव और हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में कई कदम उठाए। प्रशासनिक सुधारों और कानूनी प्रावधानों के माध्यम से सांप्रदायिक घटनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया।
राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी चलाए गए। शिक्षा और न्यायपालिका की भूमिका देखें तो शिक्षा के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को समाज में स्थापित करने का प्रयास किया गया। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता को से संबंधित विषयों को शामिल किया गया। इसके साथ ही न्यायपालिका के भी अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतः कहा जा सकता है कि 1980 के बाद भारतीय राज्य में धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने और सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रित करने के लिए अनेक नीतियां अपनाई। इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है वीडियो का पार्ट 1। इसके बाद आपको मिलेगा पार्ट 2 किसका, MJ18 का है। MJ18 का टोटल 4 से 5 पार्ट बना हुआ है, आप जा करके देखिए वीडियो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। सब्सक्राइब कर लीजिए।